कि एक सीट की बात करें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस पे ना माने, लेकिन आखिरकार 2 से 3 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को मिलें तो शायद भी उसके ऊपर मानते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि अभी अभी उनको कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 से 6 सीटें मिली है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़ा जन आधार उनके साथ में। सपा की स्थिति पहले से मजबूत रही उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच तालमेल किस तरह का बनता हुआ नजर आता है और कांग्रेस पार्टी को सपा कितनी सीटें देती हुई दिखाई पड़ती है। तो तमाम सवालिया निशान खड़े हुए जब वो यहाँ पर अपने उम्मीदवार बदलते हुए नजर आए और परिणाम आपने और हमने सब ने देखा कि परिणाम कितना चौंकाने वाला रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें सूबे में मिलती हुई नजर आई, तो शायद अगर वही रणनीति लेकर मायावती चलती हुई नजर आएंगी या उससे बेहतर रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी तो आने वाले समय में जो उपचुनाव वाली 10 सीटें हैं उसमें से 2 से 3 सीटें निकालने में मायावती कामयाब हो सकती हैं। और अगर यहाँ क्योंकि मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं अवधेश प्रसाद के जरिए, और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस बार अयोध्या में जो गलती हुई है उसको ना दोहराकर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारना चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये देखिए जो पेच फंसा है वो चंद्रशेखर आजाद की वजह से फंसा है और कहीं ना कहीं। नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके लिए सभी पार्टियों के बीच महासंग्राम की स्थिति जो है वो पैदा होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में कई पार्टियां जो है वो मैदान में उतर चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वहीं भारतीय जनता पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस उपचुनाव के मैदान में उतरने का दावा ठोक रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है वो है समाजवादी पार्टी। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार कुछ नाम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि करहल की उपचुनाव की जो सीट है उस पर तेज प्रताप के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। वहीं जिस प्रकार से अयोध्या पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की फैजाबाद से, तो वहीं अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मिल्कीपुर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई नाम जो है वो सामने आता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हार चुकी है। इस हार का जो सदमा है, क्या वो सदमा अभी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के जो नाम की लिस्ट है, या यूं कहा जाए कि जो नाम है उनके कयास भी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं आजाद समाज पार्टी की बात की जाए तो एक समय ऐसा भी था जब ये कहा जा रहा था कि मिल्कीपुर से आजाद प्रसाद जो है, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, वो वंदना यानी कि अपनी पत्नी को मैदान में उतार सकते हैं। आज न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को इन 10 सीटों पर मैदान में उतार सकती है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अब जो सियासत है वो गर्मा गई है, उपचुनाव के लिए तैयारियां करती हुई सभी पार्टियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती भी अब अपने भतीजे आकाश के साथ मिलकर जनसभाओं को संबोधित करती नज़र आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि बीजेपी की तैयारी भले ही नज़र नहीं आ रही, लेकिन लगातार सीएम योगी इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, अभी चुनाव का जो ऐलान है वो नहीं हुआ है, अभी तमाम तरह की तैयारियां चल रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी अपनी तैयारी जो है मुकम्मल करने में लगी हुई है। अभी नामों का अनाउंसमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन जो नाम है वो ऐसा लगभग सुनने को मिल रहा है कि वो फाइनल हो चुके हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जैसे ही चुनावों का कह सकते हैं ऐलान होगा, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी अपना जो रुख है वो साफ करती हुई नजर आएगी। जो उनके प्रत्याशी हैं उनके नामों को सामने रखेगी। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें या विशेष तौर पर हम सपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के बीच में लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी सीटों को लेकर कोई पूरा तालमेल नहीं बना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीटें चाह रही है, वहीं जो सपा है वो 7 से 8 सीटों पर लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही है। तो अभी
जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि तस्वीर साफ होने की जो स्थिति है वो दोनों की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है शालिनी कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं तैयारी पूरी चल रही है, लगातार अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास चल रहा है। और देखिए जी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस लगभग 4 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव केवल एक ही सीट देना चाह रहे हैं। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से जो 10 सीटें हैं उनमें से अगर कांग्रेस को सीट नहीं देते हैं तो ये जो गठबंधन है ये आने वाले समय में टूट सकता है। देखिए जाहिर बात है कि अब टूटना तो खैर मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि भाई उनकी जो स्थिति है उतनी मजबूत नहीं है। वहीं सपा को भी ये जानना चाहिए, उनको भी ये अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट शेयरिंग है, जो यादव मुस्लिम वोट यहाँ से वहाँ हो सकता है, वो कम से कम एक तरफ रहेगा। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी सपा पार्टी दोनों को पता है कि दोनों का जो कह सकते हैं कि जो वोट शेयर है वो लगभग एक जैसा, इसलिए वो शायद इस फैसले के ऊपर कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए कह सकते हैं बनाते हुए नजर आ जाएं कि आने वाले चुनावों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए एक सीट की बात करें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस पर ना माने, लेकिन आखिरकार 2 से 3 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को मिलें तो शायद भी उसके ऊपर मानते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि अभी अभी उनको कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 से 6 सीटें मिली है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़ा जन आधार उनके साथ में। सपा की स्थिति पहले से मजबूत रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच तालमेल किस तरह का बनता हुआ नजर आता है और कांग्रेस पार्टी को सपा कितनी सीटें देती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि उपचुनाव में आखिरकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती हुई नजर आती है, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा इल्जाम जो है वो कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा था। उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है उसका उत्तर प्रदेश में खुद का तो कोई जनाधार बचा नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी की जो दलित समुदाय, हम कह यादव समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, उसको अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को सतर्क हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को चेतावनी देती हुई भी नजर आई थी। लेकिन अगर वही बात करें मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की, तो आम चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई, जिसके बाद देखा गया कि उपचुनावों के मैदान में मायावती ने उतरने का यहाँ पर निर्णय लिया, जिसके बाद आकाश आनंद की एंट्री भी हुई। अब क्या मायावती जिस तरीके से इन 10 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्या कुछ सीटें जीत कर हासिल कर भी पाएंगी? मनीष से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है आम चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की हार जो हुई है वो इतनी बुरी हुई है कि एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई है? ये जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं इसमें एक भी सीट हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सकती है? जी बिल्कुल शालिनी, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया मायावती और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को अकेले लेकर चलती हुई नजर आई और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, और ऐसे में उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जितनी भी सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मायावती आकाश आनंद की वापसी के बाद पार्टी में क्या कुछ तैयारियाँ करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आकाश आनंद के लिए कहा जा रहा था कि वो एक युवा चेहरे हैं और युवाओं को साधने का प्रयास अच्छी तरह से कर लेते हैं और ऐसे में साधने में कामयाब भी रहते हैं। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी से क्या कुछ उनको फ़ायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर लोकसभा चुनाव की रणनीतियाँ लेकर चलेंगी तो कहीं ना कहीं मायावती सफल नहीं हो सकती, लेकिन अगर रणनीतियाँ बदलेंगी और यहाँ पर तरीके अपने बदलेंगी काम करने के तो हाँ, बदलाव तो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम चुनावों में हुआ ये था कि मायावती जो है वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मायावती यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आकाश आनंद की ओर से जनसभा को संबोधित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए लग चुकी हैं। जी बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर वो चलती हुई नजर आई, अगर उसी तरीके से चलती हुई नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो दोबारा से यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर अखिलेश यादव पर तमाम सवालिया निशान खड़े हुए जब वो यहाँ पर अपने उम्मीदवार बदलते हुए नजर आए, और परिणाम आपने और हमने सब ने देखा कि परिणाम कितना चौंकाने वाला रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें सूबे में मिलती हुई नजर आई। तो शायद अगर वही रणनीति लेकर मायावती चलती हुई नजर आएंगी या उससे बेहतर रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी तो आने वाले समय में जो उपचुनाव वाली 10 सीटें हैं उसमें से 2 से 3 सीटें निकालने में मायावती कामयाब हो सकती हैं। और अगर यहाँ पे 2 से 3 सीटें निकाल लेती हैं तो विधानसभा चुनाव का रास्ता कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा। और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव 2027 के अंदर होने हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी उठती हुई नजर आएगी सूबे में और दोबारा से वापसी करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब जिस प्रकार से कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जो पार्टी इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा सीट हासिल करती हुई नजर आएगी वही पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सकती है। ऐसे में मायावती कितनी सीटों
सीटों पर जीत कर दर्ज करती हैं, इन 10 सीटों में से वो देखना होगा। लेकिन वहीं आखिरी सवाल मेरा रहेगा माही से। माही, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो लगातार दलितों को लेकर, मुस्लिम को लेकर आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए तो संसद में भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि मिल्कीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और वहाँ पर भी कई ऐसी सौगात हैं जो वो देते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार वो किस तरीके से आपने देखा मिल्कीपुर में बोलते हुए नजर आए कि भीख मत मांगिए, आपके पास वोट का जनाधार है, आप वोट का इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूं, बट जो पॉलिसीज़ हैं वो सरकार ही बनाएंगी। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं जनता के को अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है और उनके मर्म को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पहचान गए हैं। और लगातार आप देखिए समाज के छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं जिन पर सरकार सोचना भी नहीं चाहती है, और हर एक मिडिल फैमिली का अगर जो दर्द है वो चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर समझते हुए नजर आए। मोइन खान के ऊपर खुलकर बात करते हैं, नीट के मुद्दे पर बात करते हैं, आप देखिए आरक्षण, छुआछूत, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जनता को लगता है कि वाकई में अब समाज में बदलाव होना चाहिए और उसी की तरफ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है उनको इस बार के उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिल गया। नगीना सीट पर पहली बार में ही जीत दर्ज कर लेते हैं, तो ऐसे में इस बार अगर उपचुनाव में 2 से 3 सीटें भी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं अवधेश प्रसाद के जरिए, और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस बार अयोध्या में जो गलती हुई है उसको ना दोहराकर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारना चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये देखिए जो पेच फंसा है वो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से फंसा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं, मिल्कीपुर और कटहरी सीट ऐसी है जहां पर दलितों का जनाधार बहुत ज़्यादा है और वहां पर मायावती का भी उतना ही दबदबा है और चंद्रशेखर आज़ाद भी रैली जनसभा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे, तो इसका जो नुकसान होगा वो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को होने वाला है। सालनी बिल्कुल, अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं, मायावती भी तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं, अखिलेश यादव भी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब जो उपचुनाव होंगे उसमें देखना होगा कि आखिरकार इस उपचुनाव में जीत दर्ज कौन करता है, क्योंकि इसी उपचुनाव के जरिए कयास लगाए जाएंगे कि आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी अपनी सत्ता बनाती हुई नजर आएगी। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो खोनी पड़ेगी, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कब्जा होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।